हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ज्योत्सना एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज की क्लास में हम साइकोलॉजी के अंतर्गत कुछ जो इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इस क्लास को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें ताकि जो फैक्चुअल क्वेश्चन हैं जिनमें कुछ बुक्स भी पूछी जाती हैं तो वो आपके कहीं ना कहीं यहाँ पे कवर हो जाए। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं उनके लेखक। तो फर्स्ट जो है बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी मीन्स साइकोलॉजी के सिद्धांत। ये बुक किसने दी? विलियम जेम्स ने दी है। ठीक है, इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है, विलियम जेम्स। तो इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर लें। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी एंड मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान एक परिचय। ये दोनों बुक दी हुई हैं किनने? मैकडूगल ने, जिनने 14 प्रकार की कुछ मूल प्रवृत्तियों की बात की है, उन्होंने ये बुक दी है। अगर हम बात करें सामाजिक मनोविज्ञान एक परिचय, तो इस बुक को हम लोग कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं कि इसे वाइगोत्स्की थ्योरी से जोड़ सकते हैं, वाइगोत्स्की से जोड़ सकते हैं, लेकिन ये बुक किसकी है? मैकडूगल की है, विलियम मैकडूगल। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी भी विलियम मैकडूगल की बुक है। आगे बढ़ते हैं। साइकोलॉजी इज द बिहेवियर इट व्यूज इट, व्यवहार। ठीक है, साइकोलॉजी इज ए बिहेवियर इट व्यूज इट, व्यवहार। तो ये वॉटसन की है, ये व्यवहारवादी थे, इनकी बुक है ये। नेक्स्ट बुक है हमारी एडवांस एजुकेशन साइकोलॉजी। एडवांस यानी कुछ पहले से जो हो जाए वो एडवांस एजुकेशन यानी शिक्षा और साइकोलॉजी। एडवांस एजुकेशन और साइकोलॉजी ये बुक है कुप्पुस्वामी की। नेक्स्ट बुक देखते हैं हम, एजुकेशन ऑफ मैन यानी मनुष्य, इंसान की या व्यक्ति की शिक्षा। ये हमारी फ्रॉबेल की बुक है, एजुकेशन ऑफ मैन फ्रॉबेल की बुक है। नेक्स्ट है चाइल्ड ट्रेनिंग द डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड, ये मॉन्टेसरी की बुक है। ठीक है, चाइल्ड ट्रेनिंग द डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड की खोज, बच्चे की खोज नामक बुक ये किसने लिखी है? चाइल्ड ट्रेनिंग द डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड बुक लिखी है मॉन्टेसरी है। नेक्स्ट बुक है हमारी स्कूल और समाज। ये बुक है जॉन डी की, जिन्होंने कुछ 3 प्रकार की, मतलब जॉन डी जो लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं और बात करते हैं कि भाई शिक्षा के मतलब कह सकते हैं 3 पक्ष बताए हैं इन्होंने लर्निंग के। एक तो आपका करिकुलम, दूसरा टीचर और तीसरा चाइल्ड। ठीक है, त्रिमुखी शिक्षा की बात ये शायद आई थिंक करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी प्ले वे, खेलने का तरीका। ये हेनरी कॉकफील्ड कुक ने। अगर हेनरी कॉकफील्ड कुक की बात करें तो ये इन्होंने खेल विधि भी दी हुई थी। नेक्स्ट आगे देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान एनिमल इंटेलिजेंस। एनिमल इंटेलिजेंस, भाई एनिमल्स पे इंटेलिजेंस की बात कौन करता है? थॉर्नडाइक। इन्होंने कुत्ते बिल्ली पर अपने प्रयोग किए थे, तो एनिमल्स के इंटेलिजेंस से फिर इन्होंने सोचा कि भाई अगर एनिमल ऐसा करते हैं तो इंसान भी ऐसा ही करेंगे। ठीक है, तो ये थॉर्नडाइक के हैं। दिवा स्वप्न, दिन में स्वप्न देखना, गीजू भाई बड़ेका की है ये। ठीक है, तो गीजू भाई बड़ेका का सब लोग नाम जानते होंगे, एनसीईआरटी में इनका जिक्र किया गया है। ये बच्चों के लिए कहानियाँ सुनाया करते थे और बच्चों को इंटरेस्टिंग कहानियों के माध्यम से सिखाने की बात करते थे। दिवा स्वप्न इनकी बुक है। आगे देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर की बात C.H. हल, ये भी हमारे व्यवहारवादी हैं। क्लर्क हल, इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर बुक दी है, ये व्यवहारवाद संज्ञान बात से रिलेटेड है। नेक्स्ट है फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, जनरल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का क्षेत्र और सामान्य साइकोलॉजी, ये गिलफोर्ड की है, JP गिलफोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्प्रेंगर की बुक देखते हैं कौन सी है। स्प्रेंगर की बुक की अगर हम बात करें यहाँ पर में, तो टाइम्स ऑफ मैन, इंसान का समय, ठीक है, व्यक्ति का समय, ये बुक है स्प्रेंगर की, स्प्रेंगर। ठीक है, नेक्स्ट क्रेचमर या फिर क्रैसमर, जिन्होंने व्यक्तित्व के कुछ 3 प्रकार बताए थे, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। इन्होंने फिजिक एंड करेक्टर बुक दी हुई है। कौन सी बुक लिखी है? फिजिक एंड करेक्टर। नेक्स्ट सिगमंड फ्रॉइड, जिन्होंने एडेगो सुपरईगो की बात की है, इन्होंने इंटरप्रेशन ऑफ ड्रीम, भाई ड्रीम की बात करते हैं, स्वप्न विश्लेषण। और ये थे भी क्या, एक मतलब मानसिक रोगियों का इलाज करने वाले डॉक्टर थे, है ना। तो इन्होंने भाई ड्रीम के बारे में बात की, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं, थोड़ी सी अपना मतलब कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं
की इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या, स्वप्न की व्याख्या, ये बुक इनकी फ्रॉइड की है, क्योंकि इन्होंने चेतन अचेतन अर्धचेतन मन के माध्यम से स्टडी की है ड्रीम की। नेक्स्ट बुक है C.W. बियर्स, अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। ठीक है, ये बुक है अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, वो दिमाग जो खुद को फाउंड कर लेता, पता लगा लेता है, वो C.H. बियर्स की बुक है। नेक्स्ट प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, ये थर्स्टन की बुक है। नेक्स्ट संवेगात्मक बुद्धि, तो भाई इमोशनल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो इमोशनल इंटेलिजेंस की बात ही गोलमैन करते हैं, है ना, उनकी एक थेरी भी है गोलमैन की, तो गोलमैन इसके होंगे क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस की बात वही करते हैं। तो बुक का नाम है संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से, और दूसरी है संवेगात्मक बुद्धि के साथ कार्य, ये दोनों बुक किसकी हैं, गोलमैन की हैं। नेक्स्ट बुक देखते हैं स्टेनले हॉल, ये बई वाले स्टेनले हॉल हैं जिन्होंने किशोरावस्था को आंधी तूफान की अवस्था बताया है। किशोरावस्था को क्या बताया है, आंधी तूफान की अवस्था बताया भाई इन्होंने, तो वही वाले स्टेनले हॉल है। इनकी बुक भी अडोलसेंस है, अडोलसेंस का हिंदी में मतलब जानते हो, ये इंग्लिश वर्ड है अडोलसेंस, अडोलसेंस यानी किशोरावस्था, या फिर जिसको हम लोग कह सकते हैं क्या भाई, किशोर अवस्था, टीनेज। ठीक है, तो इनकी बुक भी यही है। इन्होंने एक स्टेटमेंट इनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये यूपी टेट सुपर टेट वगैरह पूछा जा चुका है, जिसको भी आप याद रखेंगे, जो है क्या, किशोर अवस्था आंधी और तूफान की अवस्था है ना, क्योंकि बहुत सारे मेंटल फिजिकल चेंजेस आते हैं इस अवस्था में ना। किशोर अवस्था स्टार्ट कब से होती है, 13 से स्टार्ट हो जाती है, टीन एज इसीलिए इसको बोला जाता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक चलती है कुछ। ठीक है, नेक्स्ट सिगमंड फ्रॉइड, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, पहले ही पढ़ा हमने। एरिक एरिक्सन, इनकी थ्योरी देखें, बचपन और समाज, बचपन और तथा समाज, चाइल्ड एंड सोसाइटी, ये इनकी बुक है एरिक एरिक्सन की थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट है हिप्पोक्रेट्स, इन्होंने भी कुछ भाई क्या बताए हैं, व्यक्तित्व के प्रकार बताए, इसलिए इनकी बुक का नाम भी नेचर ऑफ मैन है। क्या है, नेचर ऑफ मैन, हिप्पोक्रेट्स की है, इन्होंने व्यक्तित्व के कुछ प्रकार बताए हैं। ठीक है, हिप्पोक्रेट्स की बुक है। नेक्स्ट देखते हैं जेरोम ब्रूनर, जो भाई क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म से हैं, संज्ञानवाद से हैं अगर हम बात करें तो, इन्होंने संज्ञान की कुछ थ्योरी दी है अपनी। ठीक है, इसकी इन्होंने 3 स्टेजेस भी बताई हैं, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। तो इनकी बुक क्या है, शिक्षा की प्रक्रिया, भाई कैसे सीखता है बच्चा, संज्ञानवाद से रिलेटेड है, तो ये मानसिक क्रियाओं की बात करेंगे कि सिंबल के थ्रू सीखता है, ऐसी बातें करेंगे। तो ये शिक्षा की प्रक्रिया इन्होंने एक बुक दी है। जीन पियाजे की अगर हम बात करें तो संसार के बच्चों के विचार, क्योंकि इन्होंने अपने खुद के बच्चे पर, जीन पियाजे जो स्विट्जरलैंड के थे, इन्होंने अपने खुद के बच्चे पर कुछ 18 साल तक स्टडी करी है, इसलिए इन्होंने ये बुक निकाल करके दी है कि संसार के बच्चों के विचार, कि बच्चे के दिमाग में कैसे कैसे विचार आते हैं, बच्चा कैसे कैसे सोचता है, और बच्चा कैसी कैसी एक्टिविटी किस एज में करता है। अवस्थाओं की बात करते हैं, इनके सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत भी कहते हैं। तो प्रेयर नाम की बुक दी है माइंड ऑफ चाइल्ड। ठीक है, माइंड ऑफ चाइल्ड नाम की बुक प्रेयर ने दी है। ठीक है, सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन, सोशल यानी सामाजिक, फाउंडेशन यानी जिसको हम लोग कह सकते हैं फाउंडेशन एज कहते हैं ना, फाउंडेशन यानी निर्माण का प्रारंभिक काल, ऑफ थॉट एंड एक्शन, ये अल्बर्ट बेंडूरा, जो जिनकी प्रेक्षणात्मक थ्योरी इन्होंने दी हुई है अल्बर्ट बेंडूरा ने, इनकी बुक है सोशल फाउंडेशन। इन्होंने सोशल की भी एक थ्योरी दी है, समाज से संबंधित बात करते हैं, ये भी सामाजिक अधिगम की, कहते हैं भाई बच्चा कॉपी कर लेगा, नकल करता है बच्चा, है ना। पर्सनालिटी एंड कल्चरल पैटर्न, ये बुक दी हुई है किसने, प्लांट ने। नेक्स्ट है आपकी साइकोलॉजिया, ये रुडोल्फ गोफले ने दी है। साइकोलॉजिया बुक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रुडोल्फ गोफले। इन बुक्स में से कोई एक ना एक क्वेश्चन फैक्चुअल में आपका जरूर किसी ना किसी टीचिंग एग्जाम, जैसे स्पेशली अगर बात करूँ तो यूपी टेट में इस तरह के क्वेश्चन, या फिर सुपर टेट में इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है कि भाई बताइए साइकोलॉजी बुक किसकी है, तो हम लोग उस टाइम पे सोच नहीं पाएंगे कि रुडोल्फ गोयल के की है, क्योंकि ये साइकोलॉजिस्ट हमारे दिमाग में आएगा ही नहीं। हमारे दिमाग में तो वही प्याजे हुए, वाइगोस्की हुए, अल्बर्ट बेंडूरा हुए, थॉर्नडाइक हुए, ये सब जेरोम ब्रूनर ये आ सकते हैं, लेकिन रुडोल्फ गोयल के नहीं आ सकता है। साइकोलॉजी बुक इन्होंने लिखी है। नेक्स्ट बुक है एन इनटू एक्शन टू साइकोलॉजी, एन इनटू एक्शन टू साइकोलॉजी, ये बुक लिखी थी H.A. रेवन ने। ठीक है, नेक्स्ट है डायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, डायनेमिक थ्योरी दी थी पर्सनालिटी की, तो कर्ट लेविन, कौन है भाई, कर्ट लेविन। ये गेस्टाल्टिज्म यानी समग्रवाद से रिलेटेड है, जिनने जो
कोहलर कोफका वर्धाइमर थे जो समग्रवादी थे, गेस्टाल्टिज्म जिनको कहते हैं, उनकी बुक है। ठीक है, अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत दिया था एक कोहलर ने। ठीक है, तो इसी तरीके से कोर्ट लेविन ने कौन सी बुक दी थी, अ डायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। तो अब आप सोचेंगे पर्सनालिटी की बात की थी इन्होंने, हाँ जी हाँ बिल्कुल की थी, इनकी ये भी बुक है। बंडूरा एंड वंटर्स सामाजिक विकास की बात करता है अल्बर्ट बेंडूरा। और अगर सबसे पहले स्थान पे बात करें तो वाइगोत्स्की करते हैं, और बात करें अगर पियाजे की तो उन्होंने भी समाज को महत्व दिया है, बस थोड़ा सा दिया। लेकिन कोफका देखिए फिर वही गेस्टाल्टिज्म से है, द ग्रोथ ऑफ माइंड, कि दिमाग कैसे कैसे काम करता है। आपने कोहलर का बहुत ही फेमस प्रयोग सुना होगा कि एक सुल्तान नाम का चिंपांजी था, जिसमें क्या करता था भाई, वो केले को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, बार बार सोच रहा था, एक ऊपर उसके केले बांध दिए गए थे फैन पे, वो दिमाग नहीं लगा पा रहा था कि कैसे केले तोड़कर खाए जाएं। अचानक से उसके दिमाग की बत्ती जली और उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि भाई एक कुर्सी रखेंगे, कुर्सी के ऊपर कुर्सी रखेंगे, फिर हम चढ़ जाएंगे और केले को तोड़ लेंगे और खा लेंगे। तो यही है द ग्रोथ ऑफ माइंड, कैसे कैसे माइंड ग्रोथ करता है ये बताते हैं गेस्टाल्टिज्म, समग्रवादी। ठीक है, ये भी मानसिक क्रियाओं की बात करते हैं, कॉग्निटिज्म से भी रिलेटेड। पोलेस्की की बुक है कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी बुक पेलेंसी की है। द रिपब्लिक सभी को पता है, प्लेटो की बुक है द रिपब्लिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है द रिपब्लिक, प्लेटो की बुक है। अरविंदो घोष की भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है द लाइफ ऑफ डिवाइन। ठीक है, द लाइफ ऑफ डिवाइन। ऑलपोर्ट जिन्होंने व्यक्तित्व की बात करी है, ठीक है, तरल सिद्धांत दिया है व्यक्तित्व का। पैटर्न ऑफ ग्रोथ ऑफ पर्सनालिटी, देखिए पर्सनालिटी से इनका नाम जुड़ा हुआ है, पैटर्न ऑफ ग्रोथ ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, नेक्स्ट बुक देखते हैं स्किनर ने कौन सी दी हुई है, द बिहेवियर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। कई बार ये बुक पूछी गई है, द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म किसी जीव का बिहेवियर कैसा होता है। तो व्यवहारवादी है, बिहेवियर की बात करेंगे, स्किनर वही है ये। ठीक है, तो बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कोर्ट लेविन की एक बुक और है फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, हिलगार्ड की बुक है थ्योरीज ऑफ लर्निंग। ये दोनों थोड़ी कंफ्यूजिंग है, थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दी थी, हिलगार्ड ने, और फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग कोर्ट लेविन ने दी थी। क्रेस्मर जिन्होंने व्यक्तित्व का वर्णन किया था कुछ ग्रंथि के आधार पर, तो फिजिक एंड करेक्टर बुक इन्होंने दी थी। रूसो की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, एमिल बुक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, एमिल बुक, एसील, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये तीनों बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रूसो की, जो क्या थे, एक प्रकृतिवादी थे, है ना, एमाइल, एमिल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो कई बार पूछी जा सकती है। रूसो की बुक बताइए सोशल कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। पोलेस्की की बुक है करेक्टर ऑफ पर्सनालिटी। अखिलानंद की हिंदू साइकोलॉजी, ये आपको याद रखनी है। एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। मैकडुअल की आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी ऑफ द बिहेवियर, वॉटसन है भाई व्यवहारवाद के जनक भी हैं ये। कुप्पू स्वामी की बुक है एडवांस एजुकेशन साइकोलॉजी, फ्रॉबेल ने एजुकेशन ऑफ मैन, मॉन्टेसरी ने बात करी है चाइल्ड ट्रेनिंग, बच्चे की ट्रेनिंग, क्योंकि ये भाई बाल शिक्षा पर, मतलब जो छोटे छोटे बच्चे थे, खेल विधि की बात करते हैं ना। जॉन डी स्कूल और समाज, हेनरी कॉकवेडकोल्ड, ये प्ले बे बुक दी है, ये भाई खेल विधि के जनक भी हैं। नेक्स्ट देखें अगर हम गीजू भाई बड़े का, तो दिवा स्वप्न की बात करिए। थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान के, भाई ये कौन है, फादर भी हैं जनक भी हैं शिक्षा मनोविज्ञान के। एनिमल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने भी भाई कुत्ता बिल्ली पे अपने प्रयोग किए हैं। नेक्स्ट है C.H. हल, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। इस तरीके से सारी बुक हैं। एडोलसेंस बुक जैसे हो सकती है स्टेनले हॉल की, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड, इंटरप्रिटेशन ऑफ द ड्रीम, इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट प्याजे की बुक है संसार के बच्चों के विचार, नेचर ऑफ मैन, हिपोक्रेट्स, जेरोम ब्रूनस, शिक्षा की प्रक्रिया, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ बुक्स हैं भाई, याद करने की कोशिश करें, 1 से 2 बार वीडियो को देख लेंगे तो क्लियर हो जाएंगे। अब कुछ क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे, मैंने सोचा कुछ 5-6 क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस कर लिए जाएँ अधिगम से रिलेटेड, ताकि आप भी अपनी नॉलेज को चेक कर पाएँ। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा क्या है, अधिगम है। अधिगम बताइए क्या है। ज्ञानार्जन है, जीवन की आधारभूत प्रक्रिया है, आवश्यकताओं की संतुष्टि है, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, एकदम नए क्वेश्चन है। अगर इन क्वेश्चन में से आप 5 भी क्वेश्चन करते हैं तो आपकी नॉलेज काफ़ी अच्छी है मेरी नज़र में, आप बहुत नॉलेज रखते हैं साइकोलॉजी में। कोशिश करें कि 5 से 6 क्वेश्चन ज़रूर सही करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत ही कन्फ्यूजिंग और
वैसे क्वेश्चन नहीं, इस तरीके के क्वेश्चन ही आपसे यूपी टेट में या सुपर टेट में पूछे जाते हैं। अधिगम है क्या? ज्ञानार्जन, ज्ञान का अर्जन करना, बिल्कुल नहीं, ज्ञान के अर्जन को ही अधिगम नहीं कहते। जीवन की आधारभूत प्रक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आवश्यकताओं की संतुष्टि, ऐसा नहीं है और इनमें से कोई तो हो ही नहीं सकता। आंसर हो जाएगा जीवन की आवश्यक आधारभूत प्रक्रिया। भाई अधिगम है जिंदगी पर्यंत चलता रहता है, खाली ज्ञानार्जन करने से अधिगम नहीं होता, या फिर आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेंगे तो अधिगम खत्म नहीं होगा, जीवन पर्यंत चलता रहेगा। जीवन की एक आधारभूत प्रक्रिया है, ठीक है, स्वाभाविक है यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है किसकी? अधिगम की। तो पहला सार्वभौमिक होता है, बिल्कुल कुछ नहीं है ऐसा। अधिगम चेतन अचेतन अनुभवों पर आधारित होता है, ऐसा भी कुछ नहीं है कि चेतन और अचेतन अनुभवों पर ही आधारित है, एक पक्ष की बात करता है। अधिगम जीव को संतुष्टि प्रदान, ऐसा नहीं है संतुष्टि प्रदान हो गई तो आपने अधिगम कर लिया, कई बार संतुष्टि प्रदान होने के बाद फिर असंतुष्ट हो जाता है। तो बात करें ऑप्शन नंबर 4 की, यहाँ पर अधिगम में लक्ष्य प्राप्ति की आवश्यकता नहीं होती है, ये गलत है बिल्कुल कि भाई हमें अधिगम में, सॉरी ये थोड़ा सा क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया क्योंकि इस यहाँ पे लिखा था नहीं है। तो अधिगम की विशेषता नहीं है, अधिगम सार्वभौमिक होता है, बिल्कुल सही है। अधिगम अचेतन और चेतन अनुभवों पर आधारित होता है, बिल्कुल सही है। और बात करें अधिगम जीव को संतुष्टि प्रदान करता है, ये भी सही है। यहाँ पे ये गलत होगा कि किसी लक्ष्य की प्राप्ति की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल गलत है, क्योंकि अधिगम किसी लक्ष्य की या फिर कोई आवश्यकता होने पे ही इंसान करता है। कहते नहीं आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो आविष्कार क्यों करेगा? क्योंकि उसे उस चीज़ की आवश्यकता होगी। अधिगम क्यों सीखेगा? आप पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी जॉब लगे, आपको आवश्यकता है पैसों की, आप चाहते हैं कि आप रोजगार प्राप्त करें, इसलिए आप पढ़ रहे हैं। तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अधिगम नहीं होता, ये बात गलत है, ये बोलता है नहीं होता है, ठीक है, तो होता है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर में। अधिगम की व्याख्या उस व्यवहार परिवर्तन के संबंध में नहीं की जा सकती। अधिगम की व्याख्या उस व्यवहार परिवर्तन के संबंध में नहीं की जा सकती जिसका संबंध होता है, यानी अधिगम की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन है जो अधिगम की, वर्णन है, उस व्यवहार परिवर्तन के संबंध में, बताइए किस व्यवहार परिवर्तन के संबंध में नहीं की जा सकती। जन्मजात प्रवृत्तियों से, क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज डिफिकल्ट है। अधिगम की व्याख्या आपको करना है, लर्निंग की व्याख्या उस व्यवहार परिवर्तन के संबंध में नहीं की जा सकती। बताइए किस व्यवहार परिवर्तन के संबंध में अधिगम की व्याख्या नहीं की जा सकती है, बताइए किस व्यवहार परिवर्तन के संबंध में अधिगम की व्याख्या नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पे जन्मजात प्रवृत्तियों से, परिपक्वता तथा शरीर की अस्थायी स्थितियों से, उपयुक्त में से दोनों, कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अधिगम की व्याख्या उस व्यवहार परिवर्तन के संबंध में नहीं की जा सकती जिनका संबंध होता है, खाली जन्मजात प्रवृत्तियों से आप अधिगम को नहीं जोड़ सकते, या फिर बात करें तो परिपक्वता और शरीर की लंबाई से भी आप अधिगम को नहीं जोड़ सकते। अधिगम अपने आप में एक बहुत बड़ी टर्म है और ज़िंदगी भर चलती रहती है और एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जूम कर लें थोड़ा सा क्वेश्चन को, क्या चलिए भाई विजिबल हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर का। अधिगम अनुभवों तथा प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार परिमार्जन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है लर्निंग की। तो क्या है? अधिगम अनुभव प्रशिक्षण के फलस्वरूप, मैंने खुद ये डेफिनेशन कई बार एग्जाम में पूछते हुए देखा है। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार है परिमार्जन है। जो अधिगम है अनुभव प्रशिक्षण, तीन पक्ष की बात करता है। अधिगम प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग, दूसरी चीज़ है अनुभव एक्सपीरियंस के फलस्वरूप, यानी अनुभव और प्रशिक्षण के फलस्वरूप परिमार्जन यानी सुधार है। ये किसने कहा? गेट्स और अन्य ने कहा। ये डेफिनेशन है गेट्स और अन्य की, ऑप्शन नंबर ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कक्षा का अधिगम वातावरण संतोषजनक व सुखद बनाना। क्लासरूम का आपको वातावरण कैसा बनाना है? संतोषजनक हो, सब सेटिस्फाइड रहें और पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहे, सुखद रहे। तो ये निम्नलिखित में से किस अधिगम नियम पर आधारित है? तो प्रभाव का नियम, जब प्रभाव पड़ेगा तभी तो सब संतुष्ट रहेंगे। भाई आप जो पढ़ा रहे हो वो बच्चों को समझ में आएगा, तभी तो वो सेटिस्फाइड रहेंगे और खुश रहेंगे। मान लीजिए आप कुछ पढ़ा रहे हैं, बच्चे उससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं, तो वो आपस में बातचीत करेंगे या फिर वो आपकी बुराई करेंगे या फिर वो किसी और चीज़ को लेकर
डिस्प्यूट करेंगे या फिर वो किसी और कार्य में लगने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो आपसे प्रभावित नहीं है। तो ठीक है, तो किस पर डिपेंड करता है? प्रभाव के नियम पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारे अधिगम से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप अपनी नॉलेज को चेक करें इन क्वेश्चनों के माध्यम से, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार, कौन सा उदाहरण व्यवहार के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा, मतलब आपका ऑप्शन संज्ञानात्मक पक्ष से। संज्ञानात्मक पक्ष की अगर हम बात करें तो मानसिक क्रियाओं, सोचने विचारने, चिंतन मनन, तर्क और थॉट्स को, अपनी भावनाओं को अरेंज करना, ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी? आपका संज्ञानात्मक चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो इससे कौन सा रिलेटेड नहीं है? पहला ऑप्शन देख लेते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत व्यक्ति टंकण कार्य करने लगता है, टाइपिंग करने लगता है। बोलता है कि भाई प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग लेने के बाद बच्चा टाइपिंग करने लगता है। ऐसा तो कुछ नहीं, टाइपिंग से तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले ही ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। पूछा है उसने नहीं, तो टंकण कार्य यानी टाइपिंग करने लगेगा, ट्रेनिंग ले, कोई मतलब नहीं है। ट्रेनिंग लेके टाइपिंग करने के लिए ट्रेनिंग थोड़ी ना ले रहा है, गलत होगा। और यही सही है क्योंकि नहीं पूछा है ना। दूसरा ऑप्शन देख लेते, कक्षा में व्याख्यान सुनने के पश्चात विद्यार्थियों प्रत्ययों के प्रति समझ उत्पन्न, बिल्कुल सही है। नॉलेज के बाद अंडरस्टैंडिंग आती है। क्या? नॉलेज के बाद क्या आती है? अंडरस्टैंडिंग आती है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी की अगर हम बात यहाँ पर में करें तो नॉलेज के बाद अंडरस्टैंडिंग आती है। भाई पहले ज्ञान ले लिया, अब उसकी समझ बनाएगा, जो कॉन्सेप्ट उसने सीखे समझ बनाएगा, बिल्कुल सही बात है। कॉग्निटिज्म से रिलेटेड है, विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन करने के उपरांत समाचार पत्र पढ़ लेता है, बिल्कुल सही है। अध्ययन करने के उपरांत समाचार पत्र पढ़ लेने से तात्पर्य ये है कि भाई और बाहरी ज्ञान को भी वो संग्रह करने की, बाहरी ज्ञान से अपने किताबी ज्ञान को जोड़ने की कोशिश कर पाता है और चीज़ें उसके कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। ये भी एक मानसिक क्रिया है, कॉग्निटिज्म संज्ञानवादी क्रिया है ना। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, एक व्यक्ति फ्रेंच भाषा को सीखने के उपरांत फ्रेंच लेख का हिंदी में अनुवाद कर सकता है, बिल्कुल सही है। जब उसने सीखा होगा, ज्ञान का संग्रहण किया होगा, नॉलेज प्राप्त करी होगी, समझ बनाई होगी, अंडरस्टैंडिंग बनाई होगी, अप्लाई किया होगा, यूज़ करेगा। भाई क्यों नहीं यूज़ कर पाएगा? जब उसने फ्रेंच भाषा सीखी है, सीखने के बाद फ्रेंच भाषा में हिंदी में अनुवाद क्यों नहीं कर पाएगा? जब उसने समझ बना ली, ज्ञान अपने अंदर भर लिया, तो वो यूज़ भी कर पाएगा, बिल्कुल ये भी सही है। बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 गलत है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, सीखना है। सीखना क्या है भाई बताओ एक बार? सीखना क्या है? लर्निंग क्या है? ज्ञानार्जन करना। ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई, खाली ज्ञानार्जन करना, ज्ञान का अर्जन करना, नॉलेज को कलेक्ट करना ही लर्निंग नहीं है, है ना। समस्या समाधान की, केवल समस्या को सॉल्व करना ही एक लर्निंग नहीं हो जाएगा। एक पक्ष की ये सब बात कर रहे हैं। व्यवहार में परिवर्तन हो गया तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपने कुछ चीज़ सीख ली है। व्यवहार में तो परिवर्तन नेगेटिव भी हो सकता है। आप कोई चीज़ गलत कर रहे हैं आज, कल सही भी कर सकते हैं, ये तो अलग बात है। तो यहाँ पे सब पक्षों की बात कर रहा है ऑप्शन नंबर सी, प्रशिक्षण व अनुभवों द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। ये करेक्ट डेफिनेशन है लर्निंग की। प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग भी ली आपने, ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी लगाई, ठीक है, प्रयास भूल ये सब भी आपने लगाया, ठीक है, जिन्हें अधिगम का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने ये दिए थे। अनुभव भी सीख, कुछ आपके अनुभव भी हैं, पूर्व एक्सपीरियंस भी है कि भाई पहले ये चीज़ हमने गलत की थी और यहाँ पे ये कमियाँ रही थी, आगे हमें ये चीज़ें सुधार के उसे अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है। इस तरीके से जो आपका बिहेवियर रहेगा उसको ही हम लर्निंग कहेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये कि भाई आपने प्रशिक्षण ली, ट्रेनिंग भी ली, आपने उसके आधार पर यूज़ करके देखा, आपकी कुछ कमियां रहीं, फिर आपने आगे उस कमियों को सुधारा, अपने अनुभव रहे आपके कुछ, फिर आपने जो बिहेवियर किया, जो सुधारा हुआ व्यवहार, वही आपका लर्निंग हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी आज के लिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चंस आपको कैसे लगे और आपने कितने क्वेश्चन इनमें से सॉल्व कर पाए हैं, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, भाई आपके लाइक्स की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमें मोटिवेट भी करते हैं आपके लाइक्स। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, रिक्वेस्ट है आप सभी से। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।